दोस्तों नमस्कार। चैंपियन वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं और इस नए सब्जेक्ट से हम लोग जीके एंड जीएस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और जीके एंड जीएस को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे ताकि टिपिकल क्वेश्चन के साथ साथ उनकी थ्योरी और उनके कॉन्सेप्ट को भी समझा जा सके। दोस्तों इस वीडियो को मैंने इस तरीके से बनाया है कि इससे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के साथ साथ एकेडमिक स्टूडेंट्स भी फायदा उठा सके। एकेडमिक स्टूडेंट्स का मतलब खासकर 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे वे अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाएंगे और एग्जाम में ज़्यादा स्कोर पाएंगे और ये निश्चित रूप से होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग सबसे पहले जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत जो चैप्टर आएगा वो होगा पोषण प्रणाली। इसके प्रकार पढ़ेंगे और इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि सिर्फ इसके डिफिनीशंस को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बहुत सारे टफ क्वेश्चंस का जवाब बिल्कुल आसानी से क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जैव प्रक्रम यानी कि सजीवों में जैव प्रक्रम क्या है इसे जानेंगे हम लोग। जैव प्रक्रम इसे इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। वे समस्त जैव रासायनिक प्रक्रियाएं जिनके द्वारा समस्त जीव जंतुओं का जीवन यापन एवं अनुरक्षण होता है उन सभी प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम अथवा लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। मतलब यह कि जैव प्रक्रम क्या है, तो जैव प्रक्रम एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है और इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा सभी जीव जो हैं अपने जीवन यापन करते हैं और अपने जीवन का अनुरक्षण करते हैं। जीवन यापन यानी कि आपका जो दैनिक का रोजमर्रा का जो भी कार्य है उसको संपादित करने के लिए जैव प्रक्रम अनिवार्य है। अनुरक्षण का मतलब होता है जीवन को बचा के रखना, अपने आप को जिंदा रखना, अपने शरीर को, अपने पार्ट्स को, अपने ऑर्गन्स को, अपने सेल्स को सही रखना, दुरुस्त रखना, ये अनुरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो अनुरक्षण और जीवन यापन इसके लिए जितनी भी क्रियाएं जरूरत होती है उन सभी को जैव प्रक्रम कहा जाता है। इन जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो क्रियाएं शामिल है उसमें महत्वपूर्ण है पोषण, श्वसन, परिवहन, रसारोहण, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, नियंत्रण एवं समन्वयन। ठीक है, ये सभी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त और भी प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग धीरे धीरे इन सभी के बारे में व्यापक रूप से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल यहाँ पर हम लोगों को देखना है जैव प्रक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सजीवों में जैव प्रक्रम जो होता है, ठीक है, देखिए इसको क्या है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पहली महत्वपूर्ण प्रक्रिया किससे माना जाता है, पहली महत्वपूर्ण प्रक्रिया किससे माना जाता है, ये निश्चित रूप से पोषण होगा, क्योंकि पोषण के अभाव में कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, तो पोषण सबसे महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया किसे कहा जाता है, तो दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया श्वसन को माना जाता है, क्योंकि यह भी जो है जीवन यापन के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, और बाकी ये सारी प्रक्रियाएं जो है इन सभी को तीसरे, चौथे, पांचवें में से किसी भी पोजीशन पर किसी को रखें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली सबसे महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया जो है वो है पोषण और दूसरी जो है वो है श्वसन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। आगे जो हमारे पास आ रहा है वो है पोषण प्रक्रिया। ठीक है, वो क्या है, पोषण, यानी कि अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे पोषण के बारे में। ठीक है, सजीवों में पोषण प्रक्रिया, सबसे पहले हम लोग जानेंगे पोषण मतलब न्यूट्रिशन क्या है, किसे कहते हैं।
वह जैव रासायनिक प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई भी जीव जंतु पोषणदायक एवं ऊर्जादायक पदार्थों को किसी न किसी रूप में अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है तथा अपने समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए उनका उपयोग करता है, उसे पोषण अथवा न्यूट्रिशन कहा जाता है। पोषण क्या है? एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, मतलब कि वह जैव रासायनिक प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई भी जीव जंतु पोषणदायक एवं ऊर्जादायक पदार्थों को किसी न किसी रूप में अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है तथा अपने समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए उनका उपयोग करता है, उसे पोषण अथवा न्यूट्रिशन कहा जाता है। यहाँ पर दो तीन बातें समझने वाली हैं जिसे निश्चित रूप से हम लोग समझेंगे। पहला है पोषणदायक और दूसरा है ऊर्जादायक। ठीक है, पोषणदायक और ऊर्जादायक पदार्थ क्या है? देखिए, हम लोग समझते हैं भोजन के मुख्य रूप से 6 अवयव माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 6 अवयव माने जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। पहला कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो होता है वो होता है वसा। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है प्रोटीन। ठीक है, चौथा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं खनिज लवण। ठीक है, खनिज लवण। ठीक है, और पांचवा जो होता है उसे कहते हैं विटामिन्स। ठीक है, और छठा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं जल। ये भोजन के 6 अवयव माने जाते हैं। ठीक है, इन 6 अवयव में ये जो 2 पहले अवयव हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट और ये वसा, इन दोनों को ऊर्जादायक माना जाता है। क्या माना जाता है? ऊर्जादायक। ये कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जादायक पदार्थ होते हैं। ठीक है, ऊर्जादायक इनको माना जाता है। और बाकी जो ये 3 होते हैं प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन्स, इनको कहा जाता है पोषणदायक। इनको क्या कहा जाता है? पोषणदायक। ठीक है, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है और वह नाम है शरीर निर्माता। शरीर निर्माता। ठीक है, इसे हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए। परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पोषणदायक और शरीर निर्माता का मतलब है कि ये हमारे शरीर के निर्माण में और शरीर को बनाए रखने में और कोशिकाओं की वृद्धि में, जीव द्रव्य की वृद्धि में ये सभी जो है से हमारी मदद करते हैं। और हमें जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से और वसा से। ठीक है, अब हम लोग जल के बारे में जानते हैं। जल जो है इससे किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। इससे किसी भी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। इससे हमें पोषण भी नहीं मिलता है। इससे जल से हमें किसी भी प्रकार का पोषण भी नहीं मिलता है। तो क्या है ये? ऊर्जा नहीं मिलता है, पोषण नहीं मिलता है। फिर ये क्यों जरूरी है? तो ये हमारे शरीर में एक विलायक का काम करता है। क्या काम करता है? एक विलायक का काम करता है। इसको विलायक बोला जाता है। ठीक है, मतलब ये कि ये जितने भी पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल और विटामिन, इनको हम लोग सीधे तौर पर अपने शरीर के अंदर ग्रहण नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर ग्रहण कर भी लेंगे तो उनका हमारे सेल्स द्वारा अवशोषण नहीं हो पाएगा। तो ग्रहण करने और उनके अवशोषण करने में जल जो है सहायक होता है। ठीक है, तो ये बातें समझनी यहाँ पर जरूरी थी। और इसमें क्या समझने वाली बात है? समस्त जैविक क्रियाओं का, हम लोग जितनी भी जैविक क्रियाएं करते हैं, चाहे चलना, उठना, घूमना फिरना, कोई काम करना, खाना पीना, जो भी है, इन सब के लिए जो है से हमें पोषण अनिवार्य है। हम जितने भी प्रकार के कार्य करते हैं उन सब के लिए जो है पोषण अनिवार्य है। विदाउट पोषण हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि आगे क्या है। आगे जो आता है सजीवों में पोषण के अंतर्गत, यहाँ से आता है पोषण के प्रकार। यहाँ से शुरू क्या होता है? पोषण के प्रकार। और यहाँ से बिल्कुल सावधानी से अब समझना है। ठीक है, पोषण के प्रकार सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। पोषण जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है।
पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है स्वपोषण, ठीक है, और दूसरा होता है परपोषण, ठीक है। दूसरा क्या होता है? परपोषण। तो पोषण के प्रकार में ये 2 चीज हमें याद रखना है। और स्वपोषण का मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पोषण की वह प्रणाली जिसके अंतर्गत कोई जीव जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर न रहकर अपने भोजन पदार्थों अथवा पोषणदायक पदार्थों का संश्लेषण अथवा उत्पादन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं ही करता है, उसे स्वपोषण अथवा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। पोषण की वह प्रणाली जिसके अंतर्गत कोई भी जीव जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर न रहकर अपने भोजन पदार्थों अथवा पोषणदायक पदार्थों का संश्लेषण अथवा उत्पादन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं ही करता है, उसे स्वपोषण अथवा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। यहाँ सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि इस पोषण में कोई भी जीव जो होता है वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, नंबर 1। और दूसरी बात है कि वह अपने भोजन पदार्थों का संश्लेषण स्वयं करता है। और तीसरी बात है कि वह अपने भोजन का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही करता है। मतलब ये कि स्वपोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का होना अनिवार्य है। और ये हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल यानी हरित लवक का होना जरूरी है। तो ये प्रक्रिया सिर्फ हरे पौधों और कुछ विशिष्ट प्रकार के ऐसे जंतुओं में संपन्न हो पाता है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस चीज को समझ गए। और यहाँ पर लिखा हुआ कि स्वपोषण का एकमात्र माध्यम प्रकाश संश्लेषण ही है, ठीक है, बाकी किसी और माध्यम से स्वपोषण नहीं हो सकता है। और स्वपोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का होना अनिवार्य है। मतलब कि सिर्फ वैसे जीव ही स्वपोषी हो सकते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का संपादन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं क्या है। आगे जो है स्वपोषी। अब जब आप स्वपोषण समझ गए तो स्वपोषी को समझना कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। स्वपोषी इसको बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। जीव मंडल में उपस्थित ऐसे समस्त वनस्पतियां एवं जीव जंतुओं जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर न रहकर अपने लिए पोषणदायक अथवा भोजन पदार्थों का संश्लेषण अथवा उत्पादन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं ही करते हैं, उन्हें स्वपोषी अथवा ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। सीधी सी बात है, स्वपोषण की प्रक्रिया जो जीव जंतु करने में सक्षम होते हैं उनको स्वपोषी कहा जाता है। तो डिफाइन करने के लिए ये तरीका जो है सबसे बेहतर है। जीव मंडल में उपस्थित ऐसे समस्त वनस्पतियां एवं जीव जंतु जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर न रहकर अपने लिए पोषणदायक अथवा भोजन पदार्थों का संश्लेषण अथवा उत्पादन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं ही करते हैं, उन्हें स्वपोषी अथवा ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। अब देखिए स्वपोषी में किन को शामिल किया जाता है, तो समस्त हरी वनस्पतियां एवं हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी में शामिल किया जाता है। समस्त शैवाल जगत एवं सूक्ष्म वनस्पतियों को भी स्वपोषी में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त युगलिना, नील हरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया को भी स्वपोषी में शामिल किया जाता है। यहाँ हमें एक और चीज याद रखना चाहिए, युगलिना जो होता है ये प्रोटोजोआ वर्ग से संबंधित है। किस वर्ग से? प्रोटोजोआ वर्ग से संबंधित है, ठीक है। और नील हरित शैवाल इसी को अंग्रेजी में साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। हमने दोनों नाम इसलिए लिख दिया कि परीक्षा में कभी नील हरित शैवाल लिखता है और कभी साइनोबैक्टीरिया, और कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं समझ पाते हैं, तो आंसर क्लिक करने में थोड़ी सी मुसीबत होती है। चलिए
ये किस वर्ग से है? तो ये देखिए, इसका वर्ग भी समझना बड़ा जरूरी है, परीक्षाओं में काफी दिक्कत होती है, ध्यान से समझिएगा। ये जो है ना बैक्टीरिया वर्ग में आता है, ठीक है ना। किस वर्ग में आता है? बैक्टीरिया वर्ग में आता है, ठीक है। और बैक्टीरिया जो होता है ये दो प्रकार का होता है। बैक्टीरिया कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक होता है आर्की बैक्टीरिया, एक क्या होता है? आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं यू बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? यू बैक्टीरिया, ठीक है। और ये जो है नील हरित शैवाल जो है, ये जो आता है आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। परीक्षाओं में यदि पूछा जाए कि नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया किस वर्ग से संबंधित है, तो आपको ध्यान देना है कि यदि परीक्षा में ऑप्शन आर्की बैक्टीरिया दिया हुआ है तो हमें आंसर आर्की बैक्टीरिया ही क्लिक करना है। यानी बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया जब दोनों ऑप्शन में हो तो हमें निश्चित रूप से आर्की बैक्टीरिया क्लिक करना है। और यदि बैक्टीरिया नहीं हो, आर्की बैक्टीरिया केवल हो, तब तो एकदम क्लियर है। और अगर आर्की बैक्टीरिया नहीं हो तो हम लोग बैक्टीरिया को क्लिक करेंगे। इस बात को बढ़िया से समझना है। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं हमारे लिए क्या है। अगला जो आता है वो उत्पादक। देखिए ये छोटी छोटी बात है जिसको समझना जरूरी है, ठीक है। ये छोटी छोटी बात है और अगर छोटी छोटी बात को नहीं समझ पाते हैं तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन भी परीक्षाओं में छूट जाता है। उत्पादक या प्रोड्यूसर, इसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसे सभी हरित पादप व वनस्पतियां जो अपने व समस्त जीव जगत के पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पोषणदायक अथवा ऊर्जादायक पदार्थों का संश्लेषण अथवा उत्पादन करते हैं, उन्हें उत्पादक अथवा प्रोड्यूसर कहा जाता है, ठीक है। एक बात सोचिए आप लोग कि आपका भोजन कौन बनाता है? आपके भोजन का उत्पादन कौन करता है? आपके घर में आपकी माँ, आपकी बहन या आपका किसान, ठीक है, या बावर्ची या फिर और कोई मजदूर, ठीक है। इस बात को गौर से सोच कर देखिएगा तो आप कहीं भी जवाब दे सकते हैं कि खाना माँ बनाती है या बहन बनाती है या बावर्ची बनाता है या किसान उत्पादन करता है या मजदूर उत्पादन करता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये सभी लोग जो है उत्पादन नहीं करते हैं, ठीक है ना। माँ, बहन या बावर्ची ये सब सिर्फ भोजन को पकाते हैं, उत्पादन नहीं करते हैं, ठीक है। किसान या मजदूर, ठीक है, भोजन का उत्पादन नहीं करता है, किसी चीज़ का उत्पादन नहीं करता है, वो सिर्फ पौधों का पालन करता है, उसका पोषण प्रदान करता है और ये भोजन का उत्पादन जो है पौधे करते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आपके भोजन का उत्पादन कौन करता है तो ये पौधे हैं। इस दुनिया में किसी भी जीव के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके भोजन का उत्पादन केवल और केवल हरे पौधे ही करते हैं। और साथ ही साथ आपको कुछ हमने जीव जंतु बता दिए हैं कि ये करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सभी हरित पादप व वनस्पतियां जो अपने समस्त जीव जगत के पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पोषणदायक अथवा ऊर्जादायक पदार्थों का संश्लेषण अथवा उत्पादन करते हैं, उन्हें उत्पादक अथवा प्रोड्यूसर कहा जाता है। मतलब कि पौधों को और हरी वनस्पतियों को और कुछ ऐसे जो जीव हैं जैसे युगलीना और नीलहरित शैवाल, इन सभी को उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि ये जो समस्त जीव जगत के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। क्लियर है? चलिए, बस ये थोड़ा सा नाम में चेंज है, बाकी ये सब स्वपोषी ही है, ठीक है ना। यानी कि जितने भी स्वपोषी हैं हम सभी को उत्पादक बिल्कुल आराम से कह सकते हैं। यानी कि जितने भी स्वपोषी हैं सभी के सभी उत्पादक या प्रोड्यूसर हैं। यहाँ भी एक छोटी सी बिल्कुल बात है, ठीक है, इस पॉइंट में भी छोटी सी बात है, परिवर्तक या ट्रांसड्यूसर, ठीक है, परिवर्तक या ट्रांसड्यूसर।
ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से लिख देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, अब उसे गौर से देखना बड़ा मुश्किल होता है यदि आप थ्योरी या कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तब। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसड्यूसर है। पहला लिख देंगे जीवाणु, ठीक है, दूसरा लिख देंगे विषाणु, ठीक है, और तीसरा लिख देंगे कवक, ठीक है, और चौथा लिख देंगे शैवाल। ठीक है, और इसमें ट्रांसड्यूसर को पहचानना है आपको। तो जब आप ट्रांसड्यूसर नहीं समझेंगे कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, तब इस सवाल का जवाब हम लोग कैसे देंगे। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर देखते हैं, परिवर्तक देखते हैं, ऐसे सभी हरित पादप व वनस्पतियां जो अपने व समस्त जीव जगत के पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर पोषणदायक अथवा ऊर्जादायक पदार्थों का संश्लेषण अथवा उत्पादन करते हैं, उन्हें परिवर्तक अथवा ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, यह भी स्वपोषी ही है, यह भी उत्पादक है, लेकिन इसे ट्रांसड्यूसर इसलिए कहा जाता है कि यह ऊर्जा का रूपांतरण करता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। जैसे देखिए, इस समस्त जीव जगत में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है वो सूर्य है। ठीक है ना, और सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो विकिरण ऊर्जा के रूप में निकलती है। ठीक है, किस रूप में निकलती है, विकिरण ऊर्जा के रूप में निकलती है, और हम लोग विकिरण ऊर्जा का सीधा सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी जंतु विकिरण ऊर्जा का सीधा सीधा प्रयोग नहीं कर पाता है, और इसीलिए पौधे क्या करते हैं कि इसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और जब ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है तब जा करके हम लोग पौधों से रासायनिक ऊर्जा के रूप में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं। क्लियर है? तो पौधे क्या करते हैं, विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में करते हैं, इसीलिए पौधों को परिवर्तक अथवा ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे जो आता है वो है परपोषण। ठीक है, आगे क्या आ रहा है, परपोषण। ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग, क्या है परपोषण। परपोषण हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पोषण की वह प्रणाली जिसके अंतर्गत कोई जीव जंतु अपने भोजन अथवा पोषणदायक पदार्थों का स्वयं संश्लेषण न कर, ठीक है ना, स्वयं संश्लेषण न कर होना चाहिए था यहाँ पर, स्वयं संश्लेषण न कर किसी न किसी रूप में वनस्पतियों अथवा अन्य जीव जंतुओं अथवा अन्य स्रोतों से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे परपोषण अथवा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। मतलब कि परपोषण के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी जीव जंतु अपने भोजन यानी ऊर्जादायक पदार्थ या पोषणदायक पदार्थों का संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाता है, स्वयं नहीं कर पाता है, और इसके लिए वह किसी न किसी रूप में वनस्पतियों अथवा अन्य जीव जंतुओं अथवा अन्य स्रोतों से अपना पोषण प्राप्त करता है। यानी कि भोजन या पोषण के लिए वह वनस्पतियों पर निर्भर रहता है या अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है या अन्य स्रोतों पर। यहाँ वनस्पतियां आप लोग समझते हैं, जीव जंतु भी समझते हैं, और अन्य स्रोत का मतलब है कि हम लोग बहुत सारे खनिज लवण का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, खनिज लवण का प्रयोग करते हैं, और ये खनिज लवण जो है ये अन्य स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, चलिए खनिज लवण का मतलब जैसे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है ना, इन सबों का प्रयोग, ठीक है, चूना के रूप में, ठीक है, या फिर और बहुत सारी दवाएं बनाई जाती है, जैसे शिलाजीत से बनाई जाती है या अन्य पत्थरों से बनाई जाती है, बालू से भी दवाइयां बनाई जाती है। ठीक है, इन सभी स्रोतों से अगर हम लोग प्राप्त करते हैं तो उसको कहते हैं अन्य स्रोत।
क्लियर है। एक चीज यहां पर आपको और समझना है कि कभी कभी परपोषण तो लगभग सभी लोग समझते हैं, ठीक है ना, परपोषण को लगभग सभी लोग समझते हैं, लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में परपोषण न लिख करके इसके जगह पर विषम पोषण लिख देता है और विषम पोषण को समझने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, ठीक है। तो आप अपने माइंड में आज ये बात सेट कर लीजिए कि परपोषण और विषम पोषण दोनों एक ही चीज है, सिर्फ नाम में फर्क है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये परपोषण लिखा हुआ, यहाँ पर विषम पोषण लिखा हुआ, लेकिन दोनों की अंग्रेजी एक ही है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है। तो परपोषण और विषम पोषण दोनों एक ही चीज है, दोनों का डेफिनेशंस भी एक ही रहेगा, ठीक है ना, और दोनों के संबंधित जितने भी थ्योरी या कॉन्सेप्ट है सभी एक ही रहेंगे। तो हमें यहाँ पे विषम पोषण बताने की जरूरत नहीं है और मैं समझता हूँ कि अब आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। अब आगे आता है परपोषी। तो परपोषी, जब परपोषण समझ गए तो परपोषी समझना कुछ भी मुश्किल नहीं है। सीधी सी बात दिमाग में ये आनी चाहिए कि जो अपना पोषण परपोषण विधि द्वारा करते हैं उनको हम लोग परपोषी कहते हैं। और इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग परपोषी अथवा हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे समस्त अहरित पादप अथवा कवक अथवा जीव जंतु जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाते हैं और अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से वनस्पतियों अथवा दूसरे जीव जंतुओं अथवा अन्य स्रोतों पर निर्भर रहा करते हैं, उन्हें परपोषी अथवा हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। परपोषी अथवा हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है, ठीक है। ऐसे में क्या क्या हो सकता है परपोषी में? उसमें तो हम लोग समझ गए कि केवल हरी वनस्पतियां आएंगी, पौधे आएंगे, शैवाल आएगा और इसके साथ साथ युगलीना आएगा, नीलहरित शैवाल आएगा, ठीक है। परपोषी में जो है इसमें मनुष्य हो, गाय है, कुत्ता, मछली, मगरमच्छ, मच्छर, जोंक, जू, जीवाणु, कवक, विषाणु आदि जितने भी हैं ये सब के सब परपोषी हैं, ठीक है। सभी के सभी क्या है? परपोषी हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। परपोषी, परपोषी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। परपोषी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। परपोषी, परपोषी में जो सबसे पहला प्रकार होता है उसको बोलते हैं परजीवी परपोषी। क्या बोलते हैं? परजीवी परपोषी, ठीक है। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है परजीवी परपोषी, एक प्राणी सम परपोषी, और एक जो होता है परजीवी परपोषी, प्राणी सम परपोषी, और एक जो होता है मृतजीवी, मृतजीवी परपोषी, ठीक है, मृतजीवी परपोषी। और तीसरा जो है वो है प्राणी सम परपोषी, ठीक है, प्राणी सम परपोषी, ठीक है। इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से इन तीनों पॉइंट को समझना पड़ेगा और आप अपने आप को देखिए कि हम लोग जो है वो किस ग्रुप में आते हैं। हम सभी लोग परपोषी हैं, ठीक है, बट इसमें किस ग्रुप में आते हैं इस चीज को डिसीजन कीजिए। और साथ ही साथ आसपास के कुछ जीव जंतु और कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं के बारे में सोच कर देखिए कि वे कौन कौन से ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी चीज को आगे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और ये सभी चीज को क्लियर करेंगे कि कौन किस ग्रुप में आ सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आ रहा है वो है मृतजीवी परपोषण। पहला क्या है जी? मृतजीवी परपोषण। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मृतजीवी परपोषण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अंग्रेजी वाला भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा ना। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में हिंदी गायब करके और केवल अंग्रेजी वाला वर्ड हिंदी में ही लिख देता है, ठीक है, और ऐसे में हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को समस्या हो जाती है।
यहाँ पर देखते हैं परपोषण की वह प्रणाली जिसके अंतर्गत कोई जीव जंतु मृत जीव जंतुओं अथवा वनस्पतियों के शरीर में उपस्थित जटिल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों में अपघटन कर तत्पश्चात उनका अवशोषण कर अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण अथवा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसको हम लोग मृतजीवी पोषण या मृतजीवी परपोषण भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि मृतजीवी परपोषण में यहाँ पर जीवित जीवों से भोजन नहीं प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मृतजीवी परपोषण में जीवित जीव जंतुओं से पोषण नहीं प्राप्त होता है। मृतजीवी परपोषण, ठीक है। इस ग्रुप में आने वाले जो जीव जंतु होते हैं वे मुख्य रूप से क्या करते हैं कि जो जीव जंतु या पेड़ पौधों का मृत शरीर है, मृत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अवशेष हैं, उनमें उपस्थित जटिल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का, अकार्बनिक पदार्थों का, ठीक है, ये अपघटन करते हैं। क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। इनको जो जटिल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है इनका अपघटन करते हैं सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों में, और इसके फलस्वरूप उसमें उपस्थित जो ऊर्जा होती है या ऊर्जादायक पोषण पदार्थ है उसका अवशोषण करते हैं और उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब मृत जीव में सीधा सीधा याद रखना है कि इसमें जीव जंतुओं यानी कि जीवित जीव जंतुओं और वनस्पतियों से पोषण नहीं लिया जाता है, सिर्फ मृत जीव जंतुओं और वनस्पतियों से। जैसे यदि हम लोग कहें कि हम लोग भी, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम शाकाहारी हैं या जीव जंतुओं का क्या हत्या नहीं करते हैं, लेकिन सीधी सी बात याद रखिए कि हम लोग भी जीवित पदार्थों से ही पोषण पदार्थ प्राप्त करते हैं। जैसे यदि आप चावल खा रहे हैं तो चावल जो है उसे मृत नहीं माना जाता है, चावल को मृत नहीं माना जाता है। ठीक है, गेहूं को मृत नहीं माना जाता है, आप उसे मृत बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन जिस रूप में हमें प्राप्त होता है वो जीवित रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, और प्लस में हम लोग उसका अपघटन नहीं करते हैं, हम लोग उसका पाचन करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मनुष्य या बड़े जीव जंतु जैसे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ये सभी जो है मृत जीव जंतुओं से जो चीज प्राप्त होता है उसका हम लोग अपघटन नहीं करते हैं, हम लोग उसका पाचन करके उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ये लोग जो है पहले उसका अपघटन करते हैं, उसका अवशोषण करते हैं और तब उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो मृत जीवी में ये फर्क होता है। तीनों डिफिनीशन समझिएगा तब फर्क करना ज्यादा आसान होगा। अब अगला जो टाइप आएगा, अगला टॉपिक जो आने वाला वो पक्का है कि मृत जीवी परपोषी आएगा। क्या आएगा? मृत जीवी परपोषी। तो मृत जीवी परपोषी कौन कौन होते हैं इस चीज को समझ लेना, और डेफिनेशन तो बेस वही रहेगा बिल्कुल। ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाते हैं और जो अपना पोषण मृत जीव जंतुओं अथवा वनस्पतियों के शरीर में उपस्थित जटिल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों के अपघटन के पश्चात अवशोषण द्वारा प्राप्त करते हैं, उन्हें मृत जीवी परपोषी अथवा सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। मतलब बिल्कुल वही मृतजीवी परपोषण जो कर पाने में संभव है उसको मृतजीवी परपोषी कहते हैं। इस वर्ग में कौन कौन से जीव आते हैं? तो इस वर्ग में जो है ना कवक वर्ग के कुछ जीव आएंगे, जीवाणु वर्ग के कुछ जीव आएंगे और प्रोटोजोआ वर्ग के कुछ जीव आएंगे। ठीक है ना, मुख्य रूप से यही 3 वर्गों के जीव इसमें शामिल होते हैं और इन्हें मृतजीवी या सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। अब हम लोगों को यह भी चीज सीखना होगा कि कवक वर्ग में कौन कौन आते हैं।
जीवाणु वर्ग में कौन कौन आते हैं और प्रोटोजोआ वर्ग में कौन कौन आते हैं? क्या सभी आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन कौन आते हैं इसको थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और इसको हम यहाँ नहीं ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ ऐड करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको हम लोग फिर जब कवक, जीवाणु और प्रोटोजोआ पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर इस बात का विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम लोग कैंसिल रखते हैं और बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग मृत जीवी परपोषी भी समझ लिए। अब जो है परजीवी परपोषण, क्या है ये? परजीवी परपोषण। बिल्कुल आराम से देखिए, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, परपोषण की वह प्रणाली जिसके अंतर्गत कोई जीव जंतु अथवा वनस्पतियां किसी दूसरे जीव जंतु अथवा वनस्पतियों के साथ अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से संपर्क स्थापित कर उनसे अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे परजीवी परपोषण अथवा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव जंतुओं के संपर्क में आता है, अस्थायी रूप से भी और अस्थायी रूप से, और संपर्क में आकर ये अपना पोषण उस दूसरे जीव से ही प्राप्त करता है, उसी को हम लोग कहते हैं परजीवी परपोषण। जैसे सिंपल सी बात मानिए कि मच्छर है, तो मच्छर जो है हमारे शरीर के साथ अस्थायी रूप से संपर्क में रहता है, मक्खी भी अस्थायी रूप से संपर्क में रहता है। कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो हमारे आंतों में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोटोजोआ है जो हमारी आंतों में पाए जाते हैं और वे हमारे साथ अस्थायी रूप से संपर्क में रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी वनस्पतियां भी हैं जो दूसरे वनस्पतियों के साथ अस्थायी रूप से संपर्क में रहती है और अस्थायी रूप से भी संपर्क में रहती है, और वे लोग जो है उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस तरह के पोषण को परजीवी परपोषण कहते हैं। यहाँ सिंपल से याद रखना है, परपोषण की वह प्रणाली जिसके अंतर्गत कोई जीव जंतु अथवा वनस्पतियां किसी दूसरे जीव जंतु अथवा वनस्पतियों के साथ अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से संपर्क स्थापित कर उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे परजीवी परपोषण अथवा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर होना चाहिए निश्चित रूप से। चलिए, तो आगे देखते हैं। अगला जो होगा पक्का होगा परजीवी परपोषी। ठीक है, या तो हम लोग इसको शॉर्ट में सीधा सीधा केवल परजीवी कह देते हैं, ठीक है ना, और पूरे विस्तार रूप में इसको हम लोग परजीवी परपोषी कहते हैं, पैरासाइट्स। ठीक है, ऐसे जीव जंतु अथवा वनस्पतियां जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाते हैं और जो अपना पोषण दूसरे जीव जंतुओं अथवा वनस्पतियों के शरीर से अस्थायी अथवा अस्थायी संपर्क स्थापित कर प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी परपोषी अथवा पैरासाइट कहा जाता है। कौन कौन आते हैं इस वर्ग में? इस वर्ग में जीवाणु आते हैं, कवक आते हैं, प्रोटोजोआ, कृमि हैं, इस प्रकार के सूक्ष्म जीव जो है आते हैं। ठीक है, इसके बाद वनस्पतियों में बात करते हैं तो अमरबेल है, कलश पादप है, वीनस फ्लाई ट्रैप है और कई वनस्पतियां होती है। जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में तो विस्तार से कभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सभी जो है ये सब परजीवी कहलाते हैं, परजीवी परपोषी कहलाते हैं। ठीक है ना, इसमें और बहुत सारे आएंगे, जैसे अभी मैंने चर्चा किया मच्छर का, मक्खी का, तो ये सभी जो वर्ग है ये सभी प्रोटोजोआ वर्ग में आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग ये समझ गए कि कौन से परजीवी परपोषी होते हैं। हम लोग परजीवी परपोषी के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि मनुष्य या जो हम लोगों के साथ जीव जंतु रहने वाले हैं, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी जो है पक्का है परजीवी परपोषी नहीं है और मृतजीवी परपोषी भी नहीं है। तब किस वर्ग में आएंगे? तब एक ही तो अब वर्ग बच गया है, तीसरा वर्ग, और वो कौन सा वर्ग है अभी हम बता चुके हैं थोड़ा देर पहले, आपको ध्यान दीजिए तो याद आएगा। ठीक है ना, कौन सा है? वो है प्राणी संपरपोषण। यानी हम लोगों के अंतर्गत कौन होता है? हम लोग कौन सी क्रिया करते हैं? प्राणी संपरपोषण। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। परपोषण की वह प्रणाली जिसके अंतर्गत कोई जीव जंतु किसी दूसरे जीव जंतुओं अथवा वनस्पतियों से
प्राप्त ठोस अथवा तरल रूपी भोजन का अंतर्ग्रहण के पश्चात उसके पाचन और अवशोषण द्वारा अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे प्राणी संपोषण अथवा होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, मतलब सीधी सी है कि हम लोग इसी प्रकार का पोषण हम लोग करते हैं। ठीक है ना। अब चाहे उसे जीवित रूप में प्राप्त कीजिए या मृत रूप में प्राप्त कीजिए, लेकिन हम लोग उसको सीधे रूप से ठोस अथवा तरल रूप से उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। और इसी को कहा जाता है प्राणी संपर्पोषण। दूसरे भाषा में कहें तो एकदम सिंपल सी भाषा में कहें तो एक जीव जब दूसरे जीव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मार कर खाता है तो प्राणी संपोषण कहलाता है, और उस जीव को प्राणी संपोषी कहते हैं। और मनुष्य हो, चाहे गाय हो या बैल हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, बिल्ली हो, बाघ हो, हिरन हो, सभी क्या करते हैं, अन्य जीवों को मार कर खाते हैं। ठीक है, चाहे किसी रूप में मारे, किसी तरीके से मारे, लेकिन उसको मार कर ही खाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला जो टॉपिक आएगा वो होगा प्राणी संपर्पोषी। पक्का है, प्राणी संपर्पोषण विधि से जो भोजन करेगा उसको हम लोग प्राणी संपर्पोषी कहेंगे। ठीक है ना। क्या कहेंगे, प्राणी संपर्पोषी कहेंगे। मतलब ये कि ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाते हैं और जो अपना भोजन दूसरे जीव जंतुओं के शरीर से ठोस अथवा तरल रूप में प्राप्त करते हैं, करने के पश्चात जटिल पाचन प्रक्रिया द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें प्राणी संपर्पोषी अथवा होलोजोइक्स कहा जाता है। जैसे में मनुष्य हो गया, गाय हो गया, कुत्ता, बिल्ली, बाघ, हाथी, मछली, मगरमच्छ, बहुत सारे हैं आप जानते हैं। पौधों में बात करें तो पौधों में एक कलश पादप होता है, एक वीनस फ्लाई ट्रैप को भी इस ग्रुप में शामिल किया जाता है। ठीक है, समझ गए। किसको, कलश पादप, पिक्चर प्लांट, और एक है वीनस फ्लाई ट्रैप, इसको भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं। इन सब की चर्चा बहुत जरूरी है, करेंगे हम लोग बाद में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चीज को हम लोग समझ गए। ठीक है, आगे आते हैं अपघटन। एक यहाँ पर एक नई प्रक्रिया है और इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अपघटन यानी कि डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकम्पोजिशन। अपघटन में क्या होता है कि इसको हम लोग परिभाषित करेंगे तो वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के शरीर में उपस्थित जटिल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन किया जाता है, उसे अपघटन अथवा डीकम्पोजिशन कहा जाता है। अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके थे, यानी कि जो मृत जीवी परपोषण होता है उसमें, उस परपोषण में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को अपघटन कहा जाता है ना। यहाँ देखिए जैव रासायनिक प्रक्रिया है और जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ द्वारा संपन्न होता है और मृत पेड़ पौधों और जैव जंतुओं के शरीर में उपस्थित कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन किया जाता है, उसे अपघटन अथवा डीकम्पोजिशन कहा जाता है। सीधी सी बात है। और अगला जो टॉपिक आएगा वो पक्का है कि अपघटक होगा। ठीक है ना, क्या होगा, अपघटन। तो बस सीधी सी बात है, ऐसे सूक्ष्मजीव जो अपघटन की प्रक्रिया करते हैं उनको हम लोग अपघटक कहते हैं। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे, अगर व्यवस्थित रूप से डिफिनीशन देना है तो ऐसे सूक्ष्म जीव जंतु जो जटिल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा मृत जीव जंतुओं के शरीर में उपस्थित जटिल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन अथवा परिवर्तन सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों में करते हैं, उन्हें अपघटक कहा जाता, अपघटक अथवा डीकम्पोजर कहा जाता। और इसमें पहले भी बताया जा चुका है कि इसमें जीवाणु आते हैं, कवक आते हैं और प्रोटोजोआ आते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं क्या है हम लोगों के लिए। आगे देखते हैं तो बस यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया हमें, दिस वीडियो एंड्स हियर। इसका मतलब होता है कि हमारा क्लास आज यहीं पे समाप्त होता है। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि आज के ज़माने में इस तरीके से पढ़ना कोई पसंद नहीं करता है, केवल टिपिकल क्वेश्चन को ही पढ़ना पसंद करता है। लेकिन हमारा सुझाव ये होगा कि आप लोग इस तरह से पढ़ने की आदत डालिए, और अगर यहाँ पे थ्योरी, डिफिनीशंस और कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में सेट हो जाता है तो आप टफ से टफ क्वेश्चन को बड़ी आसानी से याद भी कर सकते हैं, और न भी याद रहेगा तो ऑप्शन देखकर एग्जाम हॉल में उसे सही क्लिक कर सकते हैं। इसलिए इस तरीके से पढ़ने की आदत डालना जरूरी है। हालांकि इस क्लास में केवल और केवल डेफिनेशंस ही था, इसलिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा बोरिंग लग सकता है, ठीक है ना, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो डेफिनेशंस नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि आपको इस तरह से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। आगे आने वाले वीडियोज में ऐसा नहीं है कि केवल डेफिनेशंस ही होगा, उसमें टिपिकल क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा और बेहतर भी लगेगा। लेकिन पेशेंस रखकर आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, कम से कम 4-5 वीडियो लगातार देखिए, और इसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, और हमें भी सूचित करने का प्रयास कीजिए, और इसमें जो भी संशोधन करने की ज़रूरत होगी हम उसे करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।